नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो कि आपकी 24 और 25 तारीख को होना निर्धारित है, तो इसके लिए आज हम लोग फाइनल टॉप 200 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें यह पहला पार्ट है और इसके 2 से 3 पार्ट और आएंगे, जिसमें आप कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्न फटाफट देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है 10 जुलाई 1992, बी ऑप्शन है 19 अप्रैल 1975, सी ऑप्शन है 1 नवंबर 1966, डी ऑप्शन है 2 दिसंबर 1985 और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल 1975 को। ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट था वह छोड़ा गया था या लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। गैलीलियो जो थे भाई साहब ने, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दक्षेस, जिसे सार्क भी बोलते हैं, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दक्षेस आंदोलन जो शुरू किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य जो था क्षेत्रीय सहयोग था। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या ना करते हुए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी व्याख्या करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय कम है। आपका भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इस समय क्या करना है, जितने भी प्रश्न से आप गुजर जाएं एक बार आपके लिए ही प्लस पॉइंट रहेगा। इसलिए ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे कि अब दक्षेस बात आई है, दक्षेस की बात या सार्क की बात, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी या पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना है 8 दिसंबर और सन बिल्कुल ध्यान रखना है आपका 1985। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि हम लोगों ने बताया, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होगा? दोस्तों, आप सभी को फिजिक्स में जितने भी मुख्य मात्रक हैं आपको ध्यान मुख्य मात्रक आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, एसआई मात्रक। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बीपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे तो उसमें मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है कि उसमें एक आपका क्वेश्चन जरूर पूछा गया है मात्रक से रिलेटेड। तो इसमें बताना है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे फिर रिक्त स्थान फिर होती हैं। बताना है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं वह क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्वसन क्रिया, बी ऑप्शन में उत्सर्जन, सी ऑप्शन में उद्दीपन, डी ऑप्शन प्रजनन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उद्दीपन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो है उद्दीपन जो है कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को सही से पढ़ना है तब आप इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक काम करना है, जो प्रश्न में विधानसभा लिखा हुआ है आपको इसको विधानसभा ना समझकर यहाँ पर इसको विधानमंडल समझना है, विधानमंडल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इसको पढ़ना है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। तो ध्यान से फिर से हम क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आर्टिकल 168 168, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप बताइए विधानमंडल कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से? तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद और विधानसभा
और राज्यपाल, इन तीनों से विधानमंडल का, इन तीनों के द्वारा विधानमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी या कब से शुरू किया गया था? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1916, मतलब 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब आपको यह भी पता होगा कि 2 होम रूल लीग चालू किए गए थे, एक बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चालू किया गया था और एक इसके द्वारा, एक एनी बेसेंट के द्वारा भी चालू किया गया था। ठीक है, इनमें अगर जो सबसे पहले पूछा जाए कि किसका होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक का पहले स्टार्ट हुआ था और एनी बेसेंट का बाद में, मतलब इनके बाद में जो है होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, लेकिन दोनों का स्टार्ट तो 1916 में ही हुआ था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्योंकि आपका बीपीएससी का बिहार स्टेट का एग्जाम है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बिहार से संबंधित भी जो भी प्रश्न बनते हैं वह भी देखते चलना है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 17 मार्च, बी ऑप्शन में 27 मार्च, सी ऑप्शन में 5 मार्च, डी ऑप्शन 22 मार्च और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इन जो 200 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे 2 से 3 पार्ट में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, आपको सभी सब्जेक्ट से, सभी पार्ट से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन टच होते हुए मिलेंगे। पॉलिटी से भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से और मतलब हिस्ट्री सेक्शन से, तीनों हिस्ट्रियों से लिए गए हैं क्वेश्चन, आपके ज्योग्राफी से हैं, साइंस से भी क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन है, मतलब कि जीएस के सभी सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बुध। बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बुध ग्रह के अलावा भी एक उपग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ध्यान रखना है। एक तो आपका बुध हो गया और दूसरे नंबर पे जो होता है वह शुक्र ग्रह होता है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बुध के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि बुध ग्रह सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा होने के साथ साथ यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है बुध। ठीक है, और दोस्तों आप यह भी ध्यान रखने का, बुध पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? वायुमंडल के अभाव के कारण। ठीक है, और शुक्र की बात करें तो यदि पूछा जाए कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन की बात की जाए किस ग्रह को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा गुजरती है? मतलब कि तीनों रेखाएं किस कॉन्टिनेंट से होकर निकलती हैं, गुजरती हैं, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अफ्रीका से आपके तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, ये हुआ आपका, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा। अब दोस्तों यदि हम ऑप्शन की बात करें, ये ऑप्शन में जैसे कि दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से जो है मकर रेखा होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा होकर गुजरती है। यदि बात करें कि दक्षिण अमेरिका से, तो यह भी आप सभी को ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ठीक है, पहला तो हमने जो बताया ऑस्ट्रेलिया से, आप सभी को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से होकर केवल मकर रेखा गुजरती है।
और अमेरिका से विषुवत रेखा तथा मकर रेखा दोनों होकर निकलती हैं, ठीक है। और एशिया की यदि बात की जाए तो एशिया से कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती हैं, ठीक है। बाकी जो बात हमने प्रश्न की आंसर की वह है अफ्रीका। अफ्रीका से होकर कर्क और विषुवत और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता है। प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर का भी यह क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे, ठीक है। बिहार का ही प्रश्न है, समाचार पत्र है और इसका नाम भी है बिहार। तो इसके संपादक का नाम बताना है। ए ऑप्शन में बाबूजी प्रसाद, बी ऑप्शन में बाबूराम प्रसाद, सी ऑप्शन में बापू गोपाल प्रसाद, डी ऑप्शन में बापू महेश्वर प्रसाद और ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है, जो कि बिहार पत्रिका के या समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो सही आंसर जो हो जाएगा होलकर ट्रॉफी जो है ब्रिज खेल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ब्रिज खेल से संबंधित है। ब्रिज खेल से संबंधित एक और ट्रॉफी है जिसका नाम है सिंघानिया ट्रॉफी। आपको यह भी ध्यान रखना है, सिंघानिया ट्रॉफी पूछा गया है आपके एग्जाम में, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम में कराया गया था, उसमें पूछा गया था सिंघानिया ट्रॉफी। तो ध्यान रखिएगा, सिंघानिया ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी किससे संबंधित हैं? ब्रिज खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको बताना है ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ऊंट महोत्सव का आयोजन हुआ था बीकानेर में, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया गया था, आपको रट लेना है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब को हमेशा कैसा होता है? ठीक है, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है कैसा होता है। आभासी तथा सीधा होता है, या वास्तविक तथा सीधा होता है, या वास्तविक तथा परिवर्तित होता है, या आभासी तथा परिवर्तित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है इसका जनक किसे माना जाता है, इसका आंसर देना है। तो वो है जॉन डाल्टन। डाल्टन का नाम याद रखिएगा, जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बिल्कुल इस पर जो है 4444610 स्टार जो भी लगाना हो लगा लीजिए। आपको ये क्वेश्चन देखने को पूर्ण रूप से संभावना है कि देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन में है समानता, बी ऑप्शन में भाईचारा, सी ऑप्शन संप्रभुता, डी ऑप्शन समतावाद और ई ऑप्शन हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतावाद। समतावाद जो है प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द नहीं है, तो आपको रट लेना है। समानता है, भाईचारा है, संप्रभुता है, लेकिन आपका समतावाद शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे अगर जो आपको आता होगा, कि या तो मैंने बता दिया 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पर 45 गलत से लिख गया, 1949 हम फिर से लिखे दे रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। लेकिन भारतीय संविधान को लागू कब से किया गया था? आप लोग सभी लोग कमेंट में ठोकिए, ठीक है। देखते हैं किन किन लोगों को आता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करते हैं जिसका पद किसके बराबर होता है? बताना है जिसका पद किसके बराबर होता है, महासचिव राज्यसभा का पद, ठीक है। ए ऑप्शन में भारत सरकार एक कैबिनेट मंत्री के रूप में, संसद के सदस्य के रूप में, विधानसभा के सदस्य के रूप में, या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के रूप में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमको बताना है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो महासचिव जी होते हैं उनका यह पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर इक्वल में होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके? भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है राज्यसभा का महासचिव, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। अब देखिए, आपको ऐसे ही एग्जामिनर फंसाएगा। प्रश्न अगर जो आप सही से पढ़ेंगे तो इसकी बारीकी को आप जान सकेंगे। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि किसी राज्यसभा सदस्य के बारे में बात कर रहा है। यदि इसको भारत का प्रधानमंत्री बनाना हो राज्यसभा सदस्य को, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या है। अब आदमी अगर जो जल्दी में आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन बालक पढ़ेगा तो उसमें क्या क्या लगाएगा आंसर। आंसर आपका बी बिल्कुल सही कर देगा, लेकिन यह हो जाएगा बिल्कुल गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ राज्यसभा सदस्य की बात कर रहा है। तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या रखी गई है, आप सभी को पता होगा, 30 वर्ष। तो यदि राज्यसभा सदस्य होगा और वह प्रधानमंत्री बनेगा तो वह 30 वर्ष से कम थोड़ी ना हो जाएगा, 30 ही वर्ष तो रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पढ़ना भी आपको बहुत ध्यान से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए यदि आप राज्यसभा सदस्य हैं और प्रधानमंत्री के बनने के लायक हैं तो। अब यहाँ बात आती है, यदि यहाँ पर राज्यसभा ना लिखा हो और इसकी जगह पर लोकसभा लिखा हो, तब आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25, क्योंकि लोकसभा की जो सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है तो वह है 25 वर्ष। ठीक है, तो इसलिए जो प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का सदस्य होगा तो वह भी, उसकी भी न्यूनतम आयु क्या होगी, 25 वर्ष होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, यह बीपीएससी में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में दिया गया है 1858, बी ऑप्शन में 1890, सी ऑप्शन में 1845 और डी ऑप्शन 1867 और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका खिलखिलाता हुआ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1858, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना 1858 में हुई थी। ठीक है, अब यदि पूछा जाए कि प्रथम महालेखाकार कौन थे तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, एडवर्ड ड्रमंड। ठीक है, क्या है? एडवर्ड ड्रिमंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ड्रिमंड है, ड्रिमंड ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है कि जन प्रतिनिधित्व नियम मतलब अधिनियम कब पारित किया गया। इसलिए दोस्तों हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है बचे हुए लास्ट 12, 13, 14 दिन में। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों से होकर गुजर जाइए, जिससे यदि ये प्रश्न आपके पेपर में आए तो आप जो है या ना हो कि आपको गलत उत्तर दें, आपको आता ना हो। इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है करा रहे हैं। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 1951, बी ऑप्शन में 1949, सी ऑप्शन 1955 और डी ऑप्शन 1945 और ई ऑप्शन हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया गया था या पारित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था। ठीक है, देखिए अब पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन था देश? भारत था या फिर इंग्लैंड था या यूएसए था या श्रीलंका था या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको सही उत्तर इसका बताना है। सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो संविधान का निर्माण सबसे पहले किस देश ने किया था? यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। दोस्तों अब इसके बारे में आपको एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है, कायदे से सुन लेना है कि विश्व का यदि पूछा जाए सबसे छोटा संविधान किस देश का है या कहाँ का है, तो वह भी आपको ध्यान रखने का है कि यूएसए का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ केवल मात्र और मात्र कितने अनुच्छेद हैं? वह हैं 7 अनुच्छेद में पूरा भाई साहब यूएसए का संविधान निपट गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। देखिए एक अच्छा प्रश्न आया है आप लोगों के लिए कि बताना है कि 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्मान अली। उस्मान अली बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस्मान अली 1947 में हैदराबाद के निजाम थे। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिख के करना है? उत्तर लिख के करना ये है कि 1947 में हैदराबाद जो स्टेट था इसको किसके नेतृत्व में इसको भारत में शामिल किया गया था। आप उनका नाम अपने सुनहरे अक्षरों में टाइप करते हुए अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यदि आपको आता है तो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है वीडी सावरकर।
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वीडी सावरकर ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है जो कि कई बार पूछी जा चुकी है, वीडी सावरकर जी की, ध्यान रखना है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, इनकी पुस्तक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, उसी में यह जो है इन्होंने क्या कहा था कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उसी पुस्तक में इन्होंने संज्ञा दी थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में कृष्ण क्रांति की किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित हैं। मतलब कि सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण क्रांति जो है वह किस उत्पाद से संबंधित है, किस लिए कृष्ण क्रांति की गई थी या हुई थी। तो आप सभी को सही उत्तर बताना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है काट कोयला या इसे कास्ट कोयला भी बोल सकते हैं, बी ऑप्शन कच्चा पेट्रोलियम, सी ऑप्शन हीरा, डी ऑप्शन काला चना, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपको जो प्रमुख क्रांतियां हैं दोस्तों वह हरित क्रांति से लगाकर जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, गोल क्रांति, या सभी आपको याद कर लेनी है, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है गंगा नहर, बी ऑप्शन में सीकरी नहर, सी ऑप्शन में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या डी ऑप्शन में कृष्णा गोदावरी नहर परियोजना या व्यवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नहर। गंगा नहर विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में स्थित है या भारत में है। दोस्तों यदि गंगा नहर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इस नहर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंगा सिंह ने कराया था। उन्हीं गंगा सिंह के नाम पे ही इसका नाम गंगा नहर डाला गया। ठीक है दोस्तों, यदि पूछा जाए यह नहर जो है गंगा नहर, इसका विधिवत जो है परिचालन या इस परियोजना का चालन कब किया गया था, तो 1927 से विधिवत रूप से चालू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए कि यह किस नदी से निकाली गई थी यह नहर, तो ध्यान रखिएगा गंगा नहर है, गंगा नदी से इसको रिलेट मत कीजिएगा, या सतलज नदी से निकाली गई नहर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सतलज नदी से निकाली गई नहर है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? ठीक है, अब विदेशी नागरिक की बात की जा रही है जिसे भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ए ऑप्शन में नेल्सन मंडेला, बी ऑप्शन में बिल क्लिंटन, सी ऑप्शन में एडोल्फ हिटलर, और डी ऑप्शन में बोरिस भाई साहब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नेल्सन मंडेला को जो है दिया गया था। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे ये जो है यह विदेशी नागरिक थी, प्रथम विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यदि पूछा जाए कब दिया गया था तो आपको सन भी ध्यान रखना है, 1990 आपको ध्यान रखना है, 1990 में इनको दिया गया था। और क्यों दिया गया था तो आप सभी जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में जो गोरी सरकार थी उसके विरुद्ध इन्होंने गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चालू किया था। ठीक है, क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में जो है काफ़ी ज़्यादा रंग भेद के मामले पर द्वेष उत्पन्न किया जा रहा था, इसलिए जो है उसके खिलाफ इन्होंने जो है अपनी आवाज़ बुलंद की थी। ठीक है, इसीलिए इससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने इनको यह पुरस्कार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ से आपको एक बात और नोट डाउन करनी है कि आपको जनवरी से लगाकर दिसंबर तक जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस हैं आपको एक पेज पे लिख लेना है और अच्छे से उसको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आप यह 100% मान के चलिए आपका एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर। ऑप्शन डी 30 दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 3 दिसंबर। ठीक है, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अब यदि हम महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लें तो आपके सामने ही बात कर रहे हैं, जैसे कि यदि हम आपसे पूछ लें कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यदि बात कर लिया जाए जैसे कि किसान दिवस कब मनाया जाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है जैसे कि कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और अगला प्रश्न है, और इस सीरीज का या आज की वीडियो का या लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। दोस्तों, जनवरी 2023 में किस नगर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का दर्जा दिया गया है? आपको सही उत्तर बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया है अमरावती, बी ऑप्शन में कुर्नूल, सी ऑप्शन में विशाखापत्तनम, डी ऑप्शन में विजयवाड़ा और ई ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम को जो है नई राजधानी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपको ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम को बनाया गया है। यदि पूछा जाए कि इससे पहले कौन थी, तो वह ध्यान रखने का अमरावती उसकी इससे पहले राजधानी थी। ठीक है भाई साहब, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। इनके द्वारा अमरावती के स्थान पर विशाखापत्तनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपको बता दें कि 2020 में राज्य द्वारा जो कार्यपालिका हेतु जो राजधानी बनाई गई थी वह थी विशाखापत्तनम, और जो विधायिका हेतु बनाई गई थी वह थी अमरावती, और न्यायपालिका के हेतु कुर्नूल को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों, जो 200 क्वेश्चन हमें कराने हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के मद्देनज़र रखते हुए, तो दोस्तों उसमें यह 35 से 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने लाए गए पहले पार्ट में। और देखिए कितने कम समय में आपको 22 से 25 मिनट में ये 40 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको और करा दिए जाएंगे क्वेश्चन। इसी प्रकार से 3 से 4 वीडियो में आपको टॉप 200 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, और यकीन मानिए इन्हीं प्रश्नों में से आपको वहाँ मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।